हेलो एवरीवन, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर को देख लें, फिर आपको चैप्टर 4 बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। गाइज, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चैप्टर का प्रीफेस देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर बेसिकली चैप्टर 4 जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस में हम वेदास के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्पेशली ऋग वेदा के बारे में हम पढ़ेंगे। गाइस, पिछले चैप्टर्स में हमने अर्ली मैन और अर्ली मैन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को देखा था। अब हम इसी में कुछ आगे बढ़ेंगे और हम वेदास और ऋग वेदा के बारे में स्पेशली जानकारी हासिल करेंगे। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको बरियल्स के बारे में भी कुछ बताया गया है कि हमारे बरियल्स से, यानी कि कब्रगाह से जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, उससे हमारे जो वेदास हैं या वैदिक पीरियड के सोशल लाइफ का या सोशल डिफरेंस का कैसे पता चलता था कि लोग उस समय कैसे रहते थे और जो गरीब थे उनको किस बरियल्स में गाड़ा जाता था या अमीर को कैसे गाड़ा जाता था। ये हम बरियल्स से उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। यानी कुल मिला के चैप्टर में हम वेदास और ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गाइज, वेदास क्या होता है सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो वेदास जो है वो एक बुक होता है जो बहुत साल पहले किसी खास भाषा में लिखा गया होता है। तो भारत देश में कितने वेदा हैं कुल? तो भारत देश में कुल 4 वेद हैं। नाम उनके कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। आपको इन चारों के नाम याद करने हैं। भारत में कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट ये है कि अब हम लोग चूंकि शुरू में ही बोल रहे थे कि चैप्टर में हम बेसिकली ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे और ऋग वैदिक काल में यानी कि उस समय में क्या क्या होता था, किन चीज़ों की प्रधानता थी, हम किस चीज़ का को ज़्यादा महत्व देते थे, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है वो 3500 साल पहले कंपोज किया गया एक बुक कहिए या फिर ऑन द पीस ऑफ पेपर ये लिखा गया एक प्रकार का ओल्डेस्ट वेदा है ना। उस समय लिखा गया था कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये 3000 साल पुराना ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार का वेद है। ऋग वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हाइम्स। गाइज, हाइम्स क्या होता है? तो हाइम्स मंत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हाइम्स एक प्रकार का मंत्र होता है जिसमें ऋग्वेदा में 1000 ऑफ हाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र को उस बुक में क्या कहा गया है? तो उसको सुक्ता कहा जाता था, यानी कि मंत्र को जो हाइम्स है उसको सुक्ता कहा जाता था। और सुक्ता का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है वेल सेड। ये सुक्ताज और ये मंत्र क्यों कहा जाता था? तो दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी कि जो भी भगवान उस समय प्रचलित थे उन भगवानों के प्रशंसा में, प्रेज में ये सारे मंत्र बोले जाते थे। तो उस समय कौन कौन से भगवान थे ऋग्वैदिक काल में जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, है ना? तो वो भगवान थे अगिन यानी कि आग के देवता, इंद्र यानी कि वर्षा के देवता, और सोम। सोम एक प्रकार का पेड़ है जिससे खास प्रकार का ड्रिंक बनाया जाता है। सोम रस आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये 3 भगवान, देखिए मैंने आपके लिए फोटो भी यहाँ लगा रखा है। इंद्रदेव, सॉरी, ये आपके इंद्रदेव हैं, ये अग्नि है, अग्निदेव है, और एक सोम देवता भी हुआ करते थे। तो ऋग वैदिक काल जो है 3000 साल पहले, और इसका जो मंत्र था उसको सुक्त बोलते थे। और कौन कौन से भगवान फेमस थे? अग्नि, इंद्र और सोम। ये हमारे बुक में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो हाइम्स थे वो बेसिकली मेन के द्वारा, ज़्यादातर हाइम्स जो है वो मेन के द्वारा, यानी जो आदमी होते थे वो लिखते थे। बहुत ही कम मंत्र जो है वो वुमेन के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वुमेन लिखती ही नहीं थी या पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी,
वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन ऐसा एविडेंस बहुत कम मिला है। औरतों के बारे में ऐसा बहुत कम लिखा गया मंत्र उसमें मिला है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद का जो आपका किताब है यानी ऋग्वेद जो है वो किस में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड, यानी कि ऋग्वेद जो है उसको एक से दूसरे तक कैसे पहुंचाया जाता था। तो भाई उस समय राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि लिख करके पेपर नहीं था, राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसको क्या किया जाता था, रिसाइट किया जाता था, यानी बोला जाता था, सुना जाता था, हर्ट किया जाता था और उसको याद किया जाता था। और एक जो गुरु है वो अपने शिष्यों तक क्या करता था, इसको पहुंचाता था। फिर ये शिष्य इस तक, फिर ये इस तक, यानी कि इसी प्रकार से ये चलता आ रहा था। और इसको बहुत सारे सेंचुरीज के बाद, सेवरल सेंचुरीज के बाद इसको लिखा गया। लगभग मान लीजिए आज से 200-300 साल पहले इसको किताब के रूप में, एक वेदा के रूप में 4 वेदों को लिखा गया इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब हमारे हिस्टोरियंस ने कैसे इसको डिसाइफर किया, बहुत हार्ड भाषा में है, संस्कृत में है, तो इन लोगों ने कैसे उसको समझा ऋग्वेद को। तो सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ कुछ जो हाइम्स है यानी कि मंत्र है वो डायलॉग के फॉर्म में है। डायलॉग के फॉर्म में है मतलब, जो डायलॉग क्या होता है, तो एक से दूसरे, यानी कि एक आदमी है वो दूसरे आदमी से जब बात करता है तो उसको डायलॉग कहा जाता है। तो उसमें कौन किससे बात कर रहा था, तो विश्वामित्र जो थे, ऐसा देखा गया कि विश्वामित्र कुछ कह रहे हैं, किससे, 2 नदियों से, ब्यास नदी और सतलज नदी। यानी कि ब्यास और सतलज नदी से जो कह रहे हैं विश्वामित्र, उसी को हाइम के रूप में यानी कि मंत्र के रूप में बना दिया गया। और ये सारे नदी, विश्वामित्र तो ऋषि थे, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये विश्वामित्र का फोटो है। और ये जो ब्यास और सतलज ये सब नदियाँ थी, इसको जीवित माना जाता था उस काल में, और इनका पूजा भी किया जाता था, है ना। नेक्स्ट चीज है कि ये जो मंत्र थे यानी कि हाइम्स जो थे वो कैटल, हॉर्स, चैरियट्स, यानी कि बहुत सारे चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए कुछ अलग मंत्र थे, घोड़ा के लिए कुछ अलग मंत्र होता था, है ना। फिर आप देखेंगे कि हॉर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, तो हॉर्स का इस्तेमाल उस समय ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था, बैटल्स में उनको लेके जाया जाता था, है ना। और बैटल जो हुआ करता था उस समय वो कहाँ होता था, तो लैंड में, वाटर पे, जमीन पे होता था, पानी में होता था। और क्यों होता था, तो लोगों को कैप्चर करने के लिए और जानवरों को कैप्चर करने के लिए, यानी कि किसी के पास ज़्यादा हाथी है तो उससे युद्ध हुआ तो उसका हाथी पकड़कर ले आया करते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, और ऋग्वेद में कोई रेगुलर आर्मी नहीं था। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ऑप्शन में आपको दे देगा कि ऋग्वेद में कोई स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, जबकि ऐसा नहीं होता था। ऋग्वेद में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। देयर वर असेंबली, लेकिन हाँ असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पर लोग आते थे, कोई बहुत बड़ा बड़ा मैटर होता था उसको डिस्कस करते थे कि लड़ाई कैसे करना है, लड़ाई को शांत कैसे करना है ना। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन द वॉर्स, बहुत सारे लोग जो है वो वार में हिस्सा लेते थे और अपना लीडर चुनते थे। तीसरा पॉइंट यह है कि जो वेल्थ, मान लीजिए हम युद्ध करके आते हैं और वेल्थ जीतते हैं, तो उस वेल्थ को का बंटवारा कैसे होता था, उस वेल्थ को 3 हिस्सों में बांटा जाता था। एक तो पृष्ठ को दिया जाता था यानी पुजारी को दिया जाता था, दूसरा जो हिस्सा था वो लीडर रखते थे, या मान लीजिए पहला हिस्सा लीडर रखे, फिर पृष्ठ को दिए, और तीसरा जो है वो किसको दे दिया जाता था, आम लोगों में बंटवारा कर दिया जाता था। यानी इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि कैटल, हॉर्स, चैरियट्स का बंटवारा होता था, धन का बंटवारा हुआ करता था। नेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल इन ऋग्वेदा। अब कुछ ऐसे वर्ड्स ऋग्वेदा में लिखा हुआ है जिसको हमारे हिस्टोरियंस ने पढ़ा और बताया कि हाँ ये वर्ड्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पहला जो वर्ड्स है वो ये देखा गया कि ऋग्वेद में लोगों को 2 हिस्सा में बांटा गया है। पहला जो था वो पृष्ठ लोग थे। पृष्ठ क्या कौन होते थे, जो यज्ञ, वो बेसिकली वो ब्राह्मण हुआ करते थे और वो यज्ञ परफॉर्म किया करते थे, यानी ऐसे लोग जो पूजा पाठ करते थे और राजा से पूजा पाठ करवाया करते थे। यहाँ फोटो में देखिए
तो उनको पृष्ठ कहा जाता था। दूसरा आदमी कौन था? तो राजा थे। राजा कौन हुआ करते थे? जो कैपिटल को चलाते थे, है ना। उनके पास कोई खास कैपिटल नहीं हुआ करता था, कोई खास जगह नहीं होता था, और या फिर आर्मी नहीं होता था, और वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे। और ऐसा भी नहीं था कि उनका बेटा जो है, राजा का बेटा, सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास। यानी कि ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे कि बाद में चलकर ये प्रचलन आ गया था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन ऋग वैदिक काल में राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। तो दो हिस्सों में बांटा गया था, एक पृष्ठ और दूसरा राजा। नेक्स्ट चीज ये है कि टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल, यानी कि लोगों को हमने देख लिया कि राजा को और पृष्ठ को दो भागों में, दो हिस्सों में लोगों को बांटा गया था। एक को राजा कहा जाता था, दूसरे को पृष्ठ। अब आम जनता जो है उसको क्या कहा जाएगा? तो ऋग्वेद में आम जनता के लिए भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है जना। यानी कि आम लोगों को जना के नाम से जाना जाता था, और दूसरे जो लोग बच जाते थे उनको बोला जाता था दसायूज और या फिर दासाज, है ना। एक आर्यन हुआ करते थे जो नॉर्थ इंडिया में अभी हैं, वो लोग जो है उनको पिछले समय में आर्यन कहा जाता था, है ना। तो ये आर्यन क्या करते थे, जब युद्ध करके आते थे तो कुछ लोगों को कैप्चर करके ले आते थे, और उन लोगों को वो दासा बोलते थे। यानी कि दास का क्या मतलब होता है? स्लेव होता है, यानी उनको वो लोग स्लेव बोलते थे। दूसरा चीज ये है कि ये आर्यन जो थे वो संस्कृत में ऐसा बोलते थे कि हमने संस्कृत का उच्चारण किया है, या हमने संस्कृत को बनाया है, और हमने ही ये जो वेदास है उसको लिखा है। इसलिए जो जिन लोगों ने वेदास को नहीं लिखा है उनको वो क्या बोलते थे? दासास बोलते थे या दसायुज बोलते थे। या फिर युद्ध में जीत करके लोगों को लाते थे, उनको भी दसायुज बोलते थे। और उनको, वो बेसिकली क्या होते थे? स्लेव्स होते थे। स्लेव्स में मेन, वुमेन, ये सारे होते थे जो कैप्चर करके लाए जाते थे किसी भी लड़ाई में, यानी कि वॉर में। नेक्स्ट चीज ये है कि साइलेंट सेंटिनेंस द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। यानी कि अब हम, चूंकि चैप्टर का नाम ही है बरियल के बारे में है, कब्रगाह के बारे में है, तो अभी जो कब्रगाह मिलते हैं वो हमें ऋग्वेद के बारे में क्या बताते हैं, है ना। मेगालिथ्स क्या होता है? तो मेगालिथ्स एक चट्टान है। बहुत ही बड़ा, लिथ्स का मतलब रॉक होता है और मेगा मतलब बड़ा होता है। एक बड़ा चट्टान को मेगालिथ बोलते हैं। यानी एक ही चट्टान, टूटा हुआ चट्टान नहीं, एक ही चट्टान बड़ा सा अगर कहीं है तो उसको हम मेगालिथ बोलेंगे। बिग स्टोन्स आर नोन एज मेगालिथ्स विच वर अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क द बरियल साइट। जैसे कि कोई आदमी मर गया तो उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गाड़ दूंगा, और यहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान लगा दूंगा, है ना, और कुछ लिख दूंगा इस पे कि हाँ ये इसका है। अभी भी ये प्रचलन है, लेकिन उस समय बड़ा बड़ा चट्टान लगाया जाता था। ये प्रैक्टिस मेगालिथ लगाने का आज से 3000 साल पहले किया जाता था, एंड वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट डक्कन। और डक्कन रीजन में, इंडिया के बीच में आप देखेंगे तो ये प्रेवलेंट था। साउथ इंडिया में ये प्रेवलेंट था, है ना। नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, भारत में जो ऊपरी हिस्सा है कश्मीर, वहाँ प्रचलित था। और सारे बरियल्स जो थे, ऐसा देखा गया कि उनमें एक कॉमन फीचर है, यानी कि या तो उनमें मेगालिथ लगा हुआ है या चट्टान लगा हुआ है। जो डेड होते थे, द डेड वर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेडवेयर्स। जो लोग मर जाते थे, जो डेड हुआ करते थे, उनके साथ कुछ पॉट्स भी देखा गया। आप देखिए, आप फोटो में एक आदमी का कंकाल है और उसके साथ बहुत सारा यहाँ पे पॉट रखा हुआ है। ये आपको फोटो में मेगालिथ दिख रहा है। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब कैसे पता चलता था इन बरियल्स से, कैसे पता चलता था कब्रगाह से कि हाँ उस समय में भी लोग अमीर और गरीब हुआ करते थे, यानी कि समाज में सोशल डिफरेंस था। सोशल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? समाज में भी अंतर हुआ करता था लोगों के बीच में। ये हमें कब्रगाह से यानी बरियल से कैसे पता चला? तो ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड। अभी मान लीजिए कि कब्रगाह को खोदा गया और स्केलेटन मिला, तो स्केलेटन तो भाई इंसान है तो हड्डी ही मिलेगा। लेकिन किसी के कब्रगाह में आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को आप देखेंगे कि बीड्स मिला, स्टोन मिला, कॉपर मिला, बैंगल्स मिला, या फिर गोल्ड मिला। तो
सिंपल सा बात है, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने सोचा कि पक्का ये किसी न किसी अमीर आदमी का कब्रगाह होगा या फिर किसी राजा का कब्रगाह होगा। मान लीजिए कि एक यहाँ पे उसको पॉट मिला जिसमें सिर्फ सोना और चांदी का सिक्का है, तो भाई कोई आम आदमी तो सोना चांदी का सिक्का रखेगा नहीं। तो ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोग या साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे सोचा। जबकि जो पुअर थे उनका जो था वो कुछ ही पॉट उनमें रहा करता था, ज़्यादा नहीं रहता था। ठीक है, तो वर सम बरियल्स स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, यानी कि क्या ऐसा था कि कुछ बरियल्स जो थे वो किसी खास परिवार के लिए बने हुए थे, ऐसा था क्या? तो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन सेम प्लेसेस। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि सेम फैमिली के लोग अगर एक साथ मरते हैं या बार बार मरते हैं अलग अलग टाइम पे, तो उनको एक ही जगह पर गाड़ा जाता था, है ना। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड एट द सेम प्लेस, यानी कि जो लोग एक ही परिवार के हुआ करते थे उनको एक ही जगह पर गाड़ा जाता था। ये कैसे पता चला? तो मान लीजिए एक आदमी का डेथ होता है तो उसके लिए एक मोनोलिथ लगा दिया गया, ठीक है। जब दूसरे आदमी का डेथ होता है तो उसके जस्ट बगल में दूसरा मोनोलिथ लगा दिया गया, फिर तीसरा आदमी का डेथ होता है। तो इस प्रकार से एक सर्कुलर बनाया जाता था। तो साइंटिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि ये एक ही परिवार के हो, बार बार सर्कुलर मिल रहा है, तो एक ही परिवार के लोगों का यहाँ पे बरियल साइट्स होगा। तो स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस सर्व्ड एज साइन पॉट्स टू फाइंड बरियल साइट्स सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस whenever they wanted to। भाई कोई भी अपने उनका जो प्रियजन आदमी मर जाता है तो उसके साइट पे हर साल जाता है, या फिर जब उनका याद आता है तो उसके पास जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था कि स्टोन लगा दिया जाता था, सर्कुलर राउंड करके स्टोन लगा दिया जाता था कि हाँ ये मेरे परिवार के सदस्य का क्या है, बरियल साइट है या कब्रगाह है, तो मैं आऊँगा तो उनसे कभी उस पर फूल चढ़ाऊँगा या उनसे मिलूँगा। तो बरियल साइट सेम परिवार का ऐसा हो सकता था कि सेम परिवार का बरियल साइट्स जो है वो एक ही जगह पर हो। गैस बैकग्राउंड में कोई साउंड अगर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, है ना, रात का टाइम है। चलिए नेक्स्ट चीज ये था कि अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। मान लीजिए कि एक रिवर है गौड़ नाम का, उसके किनारे पे इनाम गांव नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक बरियल साइट मिला। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, इनाम गांव में जो रिवर घोड़ है वो भीमा नदी का ट्रिब्यूटरी है। हियर एडल्ट्स वर बरीड इन द ग्राउंड, ऐसा देखा गया कि एडल्ट लोग जो है वो उनको ग्राउंड में गाड़ा गया। दे वर लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और ऐसा देखा गया कि जो लोग को गाड़ा गया है उनका जो हेड है वो नॉर्थ के तरफ है। मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट। तो अभी भी हम लोग जब देखते हैं कोई मर जाता है तो हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, उसका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ करके उसको सुलाया जाता है। तो वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेंड फूड, और ऐसा देखा गया कि कुछ वेसल्स उसके साथ रखा गया उसके कब्र में, और जिसमें फूड या फिर पानी रखा जाता था उस डेड आदमी के साथ। यानी कि आप यहाँ से ये सोचिए कि ऋग वैदिक काल में भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में हुआ करता था। अब ऑक्यूपेशन क्या था इनाम गांव में जो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिला? तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये देखा कि वहाँ पे वीट मिला उन लोगों को, बार्ले मिला, राइस मिला, पल्स मिला, मिलेट्स मिला, पीज मिला, सीसम मिला, यानी कि इन सारे चीज़ों का खेती वो लोग किया करते थे। और कट्स इन द बोन्स ऑफ मेनी एनिमल्स शोज दैट दे हैव बीन यूज्ड एज फूड, और बहुत सारे जानवर जो थे उनके शरीर में हड्डी जो है वो कटा हुआ मिला। तो इससे ये पता चला कि ये जानवर जो है लोग उसका फूड की तरह इस्तेमाल किया करते थे। फ्रूट्स मिला, जैसे फ्रूट्स सच एज बियर, आंवला, जामुन, डेट्स। तो भाई फ्रूट्स तो नहीं मिला होगा लेकिन उसका बीज मिला होगा, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने ये पता किया होगा कि हाँ इस समय में लोग जामुन खाते थे या फिर खजूर खाते थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज यानी कि बीज भी खाया करते थे फ्रूट के रूप में। तो गाइज इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली बरियल साइट्स से सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना कि वेदास कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें स्पेशली ऋग वेदा के बारे में हम लोगों ने जाना, है ना। स्पेशली हम लोगों ने ऋग वेदा के बारे में जाना कि ऋग वेद में किसको भगवान कहा गया है या फिर उसके मंत्रास को क्या बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कितने प्रकार के वेद होते हैं।
फिर हम लोगों ने एक स्पेशल एग्जांपल लिया कि हम बरियल साइट्स से क्या देख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में, कि क्या बरियल साइट्स कब्रगाह भी बताते हैं कि किसी समाज में कोई गरीब था या अमीर था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार देख सकते हैं, बार बार देखते रहिए और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।